सारा आकाश उपन्यास के खंड 2 के तृतीय अध्याय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय को लेने की कोशिश करेंगे, किंतु अगर तृतीय अध्याय पर ही बात चलती है तो वहीं पर हम वीडियो जो है अपना रोक देंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार समर जो है सोचता है कि अब हमें धीरे धीरे अपने बंधनों से मुक्त होना चाहिए। किन से बंधनों से? जो पारिवारिक बंधन है उससे मुक्त होकर के एक नई जिंदगी जो है जीने की इच्छा उसमें आ रही है। लेकिन फिर उसके पास प्रश्न आता है कि बिना कमाई के, बिना नौकरी के ये जो वो सोचता है वह सब पूरा होने वाला नहीं है। तृतीय अध्याय में यही उसके मन की उधेड़ बुन जो है यहाँ रखी गई है। चलिए हम लोग देखें इसको। कोई रास्ता नहीं, समस्या का कोई हल नहीं, बस घूलो और घूटो, खंभों से सिर टिकाए रोते रहो और अपने को दिन रात घुन की तरह खाते रहो। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि सबको एक ही झटके में समाप्त कर डाला जाए? मान लो मैं यूं ही नाक की सीध में चलता चला जाऊं। उफ, मेरे दिमाग में ये क्या क्या बातें आ रही हैं आज। कम से कम मुझे या तो सोचना ही चाहिए कि अब मेरे साथ किसी और का भविष्य बांध दिया गया है। अब मैं अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकता, कुछ ना कुछ तो होगा ही। आखिर ऐसी जल्दी निराश होने की क्या बात है? ऐसा समर की जो मनोदशा है वह जो है राजेंद्र यादव जी ने यहाँ दिखाया। मन ही मन डर भी लग रहा था कि इतनी देर से लौटने पर घर पर डांट पड़ेगी। देखें इस बीच में वहाँ और क्या क्या हो गया। बेमन से लौटने लगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बिल्डिंग पीछे छूटने लगी। कोलाहल धीमा पड़ने लगा। हुआ यूं कि 2 दिन बाद मैंने डरते डरते भाभी से कहा, भाभी तुम्हारे पास सादी सी कोई धोती होगी? धोती क्या करोगे? मैं जान गया कि भाभी समझ गई हैं, लेकिन जो है अनजान बनकर पूछ रही हो तो प्रभा को दे दें, कोई देखे तो क्या कहे, देखने में भी तो शर्म लगती है। मैंने जबरदस्ती आवाज को शांत कर कहा। भाभी की आंखों में कुटिलता और बात को ताड़ लेने के संतोष की मुस्कुराहट चमक आई। मैंने उनकी मुस्कुराहट के जहर को देखकर अनदेखा कर दिया। वह बोली, मेरे पास तो कसम से लाला जी एक भी नहीं है। विश्वास ना हो तो चल के मेरा संदूक देख लो। वे दोनों हाथों में बच्ची झुलाती रहीं। अम्मा के पास तो होगी एकाध, उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? जो मध्यवर्गीय परिवार में जो कमियां होती हैं, उन कमियों की तरफ जो है राजेंद्र यादव जी ने दिखाया। किस तरह कम उम्र में विवाह हो जाता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा पाने की आर्थिक स्थिति जो है मजबूत नहीं रहती। लोग शादी ब्याह में हद से ज़्यादा जो है खर्च कर देते हैं। बाद में जो है उनको जो है अपनी कमाई को काट करके, पेट काट करके जो है ज़िंदगी जो है गुजारनी पड़ती है। इसको भी इन रचनाकार ने समर के माध्यम से दिखाया। अम्मा के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इसलिए तो भाभी के पास आया था। अब जरा सा साहस बंधा। अपने को समझाया कि इसमें डरने की ऐसी बात भी क्या है। मैं बोलने लगा हूँ, इस बात को जान तो वह गई हैं। इधर उधर चक्कर काट कर अम्मा के पास पहुँचा। पूछा, अम्मा तुम्हारे पास एकाध धोती नहीं है? उनकी ओर सीधी देखने का साहस नहीं पड़ रहा था। कैसी? प्रश्न के बाद ही पूछा, तूने अभी तो एक पतलून बनवाई थी। मुझे नहीं अम्मा, प्रभा के लिए पूछ रहा था। उसकी धोती एकदम फट गई है, उधर देखा तक नहीं जाता। ओह, तो यूँ क्यों नहीं कहता कि बहू के लिए चाहिए? घुमा फिरा के क्यों पूछ रहा है? प्रभा का नाम सुनते ही अम्मा का चेहरा जैसे बुझ गया। बुरा सा मुँह बनाकर तालियों का गुच्छा तकिए के नीचे से निकाला
और उसे मेरे सामने फेंकती हुई बोली। देखिए यहाँ तालियों मतलब गलत छपा है, चाबियों का गुच्छा होगा। तो ले तेरे सामने घर पड़ा है, दिखे तो निकाल ला, मुझे नहीं दिखाई देता। धोती होती तो मैं अपने आप ही नहीं दे देती। अब के महीने पर रुपए बचे तो मंगा दूंगी, वैसे एक आध तो पास भी होगी ही। मैं चुप हो गया, क्या जवाब देता। चलते चलते मरियल से स्वर में कहा, उसकी शादी की ही एक आध बची हो तो दे दो, कोई देखे तो क्या कहे। इस बार एकदम अम्मा भड़क उठी। शादी का रखा है पत्थर, तू क्या कहीं चला गया था? कौन सा खजाना आया था शादी में? और कितने जन्म हो गए शादी को कि इसकी बात याद दिला रहा है? क्यों रे, तब की सब चीज़ें अभी तक रखी होंगी। मुन्नी को नहीं दिया कुछ जाते वक्त, यह गई थी तब इसे कुछ नहीं दिया। लगता था अम्मा का क्रोध अपने आप ही बढ़ता चला जा रहा है। वह जोर जोर से कहने लगी, तू अच्छा अपनी बहू से बोलने लगा, अब तो जरा जरा सी बातों पर छाती पर चढ़कर आएगा। तू ही तो एक अनोखा बहू वाला है, दूसरी बहू नहीं। यूं क्यों नहीं कहता कि सिखा पढ़ा के भेजा। अरे मैं उसकी नस नस जानूं, वह सीधी नहीं है, बड़ी घुटी रकम है। इतने दिनों स्कूल में और किया ही क्या है, यही अपना पराया तो सीखा है। ये लाइन भी दी जा सकती है कि इतने दिनों स्कूल में और सीखा ही क्या है, अपना पराया ही तो सीखा है। ये जो लाइनिंग है, ऐसी लाइनिंग दे दी जाएंगी तो आप अगर कन्फ्यूजन में होंगे, सोचेंगे भाई प्रभा बोली कि समर बोला है। अम्मा का भाषण निर्बाध चलता रहा। तभी बाबूजी ने आकर डांटते हुए कहा, क्या बात है, क्यों हल्ला मचा रही हो? कभी यह भी सोच लिया करो कि बाहर कोई आया गया या मिलने वाला ही बैठा हो, सुने तो क्या कहेगा। एक पल को इस घर में शांति नहीं है, हमेशा वही। अम्मा ने उनकी बात सुने बिना उतने ही जोर से कहा, तुम्हारा लाडला, यहाँ जो है लाडल लिखा है, लाडल नहीं लाडला है, तुम्हारा लाडला बहू की तरफदारी लेकर आया है। शादी का हिसाब मांग रहा है। कहता है शादी में जो कपड़े आए हैं वे दे दो, बहू को इन कपड़ों में शर्म लगती है। पूछो इससे शादी में कौन से काम खाप के थान आए थे। बाबूजी ने जलती आंखों से मुझे देखा और हिकारत से झिड़क कर बोले, हिकारत यानी उसको धित्कारते हुए, कमाने धमाने को कौड़ी नहीं और बहू की तरफदारी को शेर, शर्म नहीं आती? थू है इस बेहाई पर, दूसरा भी तो भाई है, सो बेचारा मरा जा रहा है। यहाँ पढ़ा दिया लिखा दिया और अब दुनिया भर का फैशन करने को भी दो। यह तो नहीं कि कम से कम अपना खर्चा अलग कर लें तो कुछ तो बोझा कम हो। आदमी कभी अपने आप कुछ सोच ले। और बिना बात पूरी किए हुए वापस बैठक में चले गए। बाबूजी को नाराज देखकर या यह संतोष मानकर कि जो कुछ वह कहना चाहती थी वह काफ़ी जोरदार तरीके से कहा जा चुका, अम्मा एकदम चुप हो गई। पिटा हुआ सा मुंह लिए मैं चुपचाप अपनी कोठरी में चला आया। मैं अम्मा के पास गया ही क्यों, भाभी ज़रूर पहले से जानती होंगी। इन्हें भी किसी दिन समझूंगा। खुद तो कुछ कहने की हिम्मत होती नहीं है, इधर उधर भिड़ाती रहती हैं। तभी ना जाने कैसे समय निकालकर प्रभा आ गई। आते ही बोली, वहाँ जाकर यह सब कांड करने को तुमसे किसने कहा था? मुझे धोती साड़ी किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास संदूक भरा रखा है, इसलिए नहीं पहनती कि अच्छी कीमती साड़ियों को यहाँ घर के कामों में क्यों खराब करूँ। क्या ज़रूरत थी सुबह ही सुबह वहाँ जाकर झगड़ा खड़ा करने की। तुम कहीं कुछ करने लगो तो सब कुछ पहन लूँगी। कड़े से कड़ा जाड़ा जब इन कपड़ों में निकाल दिया तो अब क्या मरी जा रही हूँ? तुमसे नहीं देखा जाता तो लो अभी निकाल कर पहने लेती हूँ। मैंने तो कहीं जाने के लिए रख छोड़ी है, लेकिन देवता मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, वहाँ जाकर यह सब झमेला मत करो। तुम तो कह सुनकर अलग हो जाओगे। मेरी जान को वे लोग बाद में
मेरी जान वे लोग बाद में नोच खाएंगे। मैंने परेशानी के स्वर में अधीरता से कहा, अच्छा प्रभा इस वक्त चली जाओ, मैं कुछ कहा दूंगा तो तुम नाराज हो जाओगे। प्रभा का गला भरा, मैं कभी नाराज हुई हूँ आज तक? देखिए ऐसी बातें यहाँ पर जो है, जो पारिवारिक कला होती है, झगड़े होते हैं, यहाँ पर इस उपन्यास में मिलना लाजमी है, क्योंकि ये मध्यवर्गीय उपन्यास है। मध्य वर्ग का जो जीवन है पूरी तरह से इसमें जो है चित्रित हुआ है। आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट लाइन है, हम उसी की तरफ जो है चलें। कि देखिए यहाँ पर साथ ही अपनी ऐसी लाइनें जो इम्पोर्टेंट हैं दे दी जाएंगी और उससे आपको पूरी बात लिखने के लिए कहा जा सकता है। साथ ही अपनी इस कल्पना की असंभावना पर हंसी भी आती है। कभी कभी जो है वो सोचता कि कुछ सड़क खोज लेते, गड्ढा खोद लेते, खजाना मिल जाता, ऐसी जो बात उसने पिछले परिच्छेद में सोची है, उसी के लिए कह रहे हैं रचनाकार कि इस कल्पना की असंभावना पर उस हंसी भी आती है। पहली बात तो सड़क बनाने वालों ने ज़मीन को जाने कितना गहरा पहले ही खोद रखा होगा, और यह भी माने कि ज़मीन में गड़ा हुआ धन स्थिर नहीं रहता, चलता रहता है, तो पुलिस वाले और बाहर वाले छोड़ेंगे? सारा तो वे ही ले जाएंगे, है ना। यहाँ देखिए ऐसे लाइनें दी जाएंगी। फिर अपनी इस बेवकूफ़ी पर झुंझलाहट आती है, बैठा बैठा क्या बेकार की बातें सोच रहा हूँ। फिर अपनी इस बेवकूफ़ी पर झुंझलाहट आती है, बैठा बैठा क्या बेकार की बातें सोच। ये सब जो लाइनिंग क्वेश्चन बनेंगे लाइन से उसी में आ सकता है, और जो क्या क्या प्रश्न बनेंगे वो मैं आप लोगों को अलग से जो है प्रोवाइड कराऊंगा, दूंगा। सवाल तो यह है कि इस समय आखिर क्या करूं। मान लो झक मार कर बिना रिजल्ट की राह देखे कहीं नौकरी करने जाऊं भी तो कहाँ जाऊं। खैर जो भी हो, जैसा भी हो, आज किस्मत आजमानी ही है, यह चलेगा नहीं। कागज़ों में दबे मैट्रिक के सर्टिफिकेट को गोल मोल करके मैंने जेब में रखा और दबे पांव बाहर निकल आया। ह्रस्व मामूल अम्मा किसी काम को लेकर प्रभा के ऊपर बड़बड़ा रही थी। हस्ब मामूल यानी माँ का काम ही है ऐसा बड़बड़ाना। मुझे निकलते देखकर पीछे से बोली, अब फिर निकाल दिए? खाना तो खा जाते, कब तक रखा रहेगा? कल ही भगोना भर दाल फीकी है, रोज़ रोटियां भंगिन को देनी पड़ती हैं। ठीक है। अब समर जो है घर के बारे में सोचता है कि घर है कि भटियार खाना, हर वक्त बस एक ही बात, कोई एक पल को शांति से नहीं बैठ सकता। खुद तो कोई यहाँ सोचता नहीं, और अगर कुछ कहो तो लड़ाई हो। ऐसा जो है ये सब बातें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो हमें देखना है उस लाइन की ओर हम लोग चले। ये जो सोचता है, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया मेरे दिमाग को। यही लाइन दे दी जाएगी कि यह क्या हो गया मेरे दिमाग को, और पूछ दिया जाएगा कब ये पंक्ति जो है सोच रहा है समर इसलिए सोच रहा है क्योंकि वह निकला था नौकरी की तलाश में, लेकिन फिर माँ मिल गई। माँ खाने के लिए बोलने लगी, दाल का इसका उसका सुनाने लगी, तो उसका मन फिर घर गृहस्थी की तरफ भाग गया। इसमें वह इस बात को भूल गया कि उसको जाना कहाँ है, इसलिए वह कह रहा है कि यह क्या हो गया मेरे दिमाग को, क्योंकि भूल गया, उसकी याददाश्त चली गई थोड़े देर के लिए कहाँ उसको जाना था, है ना। अब आगे है वो नौकरी की तलाश में। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ऊंची बिल्डिंग में दूर से 2000 आदमियों की भीड़ मेरे जैसा
मेले जैसा कोलाहल सुनाई दे रहा था। बिल्डिंग की सारी गैलरियां और दरवाजे भरे हुए थे। आसपास का सारा कंपाउंड आदमियों से ठूसा था। लोग मेहंदी, लॉन क्योरियों सब पर पड़ रहे थे। बाहर की बाउंड्री वाली दीवार पर पंजों के बल दोहरी लाइन लगाए खड़े थे। एक दूसरे के कंधों का सहारा लिए भीतर झांकने की कोशिश कर रहे थे। सबकी निगाहें इमारत की तरफ थी। देखते ही अंदाज हो गया था कि यहाँ कोई बड़ा नेता आया होगा और इस विषय पर भाषण दे रहा होगा कि देश की हालत किस तरह दिन दिन सुधरती चली जा रही है। कहाँ फिर बांध बने हैं, कहाँ कितनी नई फैक्ट्रियाँ चालू हुई हैं और भारत का स्थान विश्व में किस तरह महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। फिर सोचा कहीं यहाँ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, आग लग गई हो या किसी ने किसी का खून कर दिया हो। लेकिन चौराहे वाला सिपाही शांत और निरुद्विग्न भाव से ट्रैफिक को हाथ दे रहा था। उसको कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वह दिन ब दिन इन समस्याओं का सामना जो है करता रहता है। भीड़ में गहरे ना जा सकने के कारण साइकिल वाले लोग साइकिलों से टिके सड़क पर खड़े भीतर के समाचार जानने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ के किनारे जाकर खड़ा ही हुआ था कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा। कहिए स्वयं सेवक जी। चौंक कर पीछे मुड़ा, तभी सुना, माफ़ कीजिए मुझसे गलती हो गई। बनियान झलकाता महीन मलमल का कुर्ता पजामा और रूखे बालों की पीछे की ओर काढ़े गोरे से एक सज्जन थे। अपने पतले चेहरे पर क्षमा की एक मुस्कान लाकर बोले, मैंने आपको देखकर कोई और समझा था। मैं भी मुस्कुरा पड़ा, कोई बात नहीं। फिर पूछा, आपको पता है यह आज यहाँ क्या हो रहा है? ना मालूम क्यों उस व्यक्ति का चेहरा मुझे कुछ आकर्षक लगा। आज यहाँ शायद मजदूरों या क्लर्कों की भर्ती है। इस बार पास खड़ा टीन का काला सा नोटिस बोर्ड ध्यान से देखते हुए उन्होंने बताया। मैं भी झुककर देखने लगा। ऊपर से नीचे तक सैकड़ों नौकरियों के नाम लिखे थे। प्रायः सभी के आगे चौक से क्रॉस के चिन्ह लगे थे। बढ़ई के आगे लिखा था 10 बढ़ई, मजदूरों के आगे था 50 मजदूर और क्लर्कों के आगे था 3 क्लर्क। अथाह आश्चर्य से मेरा मुंह खुला रह गया। 63 आदमियों की ज़रूरत है और 3000 आदमियों की भीड़ यहाँ जमा है। दिल जैसे चमक गया और थोड़ी देर तमाशा देख कर मैं सिर लटकाए घर लौट आया। नहीं, इस अथाह भीड़ में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। यही लाइन आ सकती है, इस अथाह भीड़ में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है। दिवाकर ठीक कहता था, अच्छी डिग्री जब तक ना हो तब तक अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकती। यहाँ मैं क्या करूँगा? इन हजारों लोगों में से कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का भांजा होगा, कोई भतीजा, पहले उनके नाम जाएंगे या मेरा। थोड़ी दूर साथ साथ लौटते हुए कड़वाहट से उन साहब ने कहा था, दिन रात गला फाड़ कर चीखने वाले इन नेताओं को शर्म भी तो नहीं आती। अपने बनमानुसों जैसे मुंह को गंभीर बना कर कहेंगे कि अब हम स्वतंत्र हैं। देश के नवनिर्माण के लिए हम अच्छे से अच्छे इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, मशीन चलाने वाले लोग चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं। तुम्हें अपने बंगलों कोठरियों की क्यारियाँ हरी भरी रखने को माली चाहिए और गाड़ियाँ चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। यह चाहिए, वह चाहिए तुम्हें पत्थर। ये लाइनिंग भी दे दी जा सकती है। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं। तुम्हें अपने बंगले कोठियों की क्यारियाँ हरी भरी रखने को माली चाहिए और गाड़ियाँ चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। यह चाहिए, वह चाहिए तुम्हें पत्थर। इस पंक्ति के माध्यम से समर को केंद्र में रख कर के रचनाकार ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखा कि किस प्रकार नेता बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं, नौकरियां देने का वादा करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ दिखाया गया। उनका गुस्सा मुझे अपना घाव सा लाता लगा। ठीक ही तो है, जिनकी इच्छा आगे पढ़ने की है, कुछ बनने की है, उनके पास साधन है न सुविधाएं, और तुम्हें जादू के जोर से बने हुए डॉक्टरों और इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों
सभी की ज़रूरत है। ठीक है। संसार में महान और अकेला बनने के कैसे कैसे मधुर सपने मैंने देखे थे। मैं लौटते हुए सोचने लगा। रात भर अपनी नींद और खून से मैंने उन सपनों को सोचा था कि मैं यह बनूंगा, मैं वह बनूंगा। दयानंद से लेकर शिवाजी, रविंद्रनाथ, गांधी और जवाहरलाल नेहरू तक कौन मेरा आदर्श नहीं रहा। किनके अनुसार अपने जीवन को ढालने की मैंने कोशिश नहीं की। किन जीवन कथाओं ने मेरे तन मन में रोमांच और ज्वार नहीं उठा दिए। बाधाओं को रबर के गुब्बारों की तरह इधर उधर फेंक देने के कैसे कैसे जोश मेरे भीतर बुदबुदाया करते थे। और शादी होने तक किस तरह मैं अपने उन्हीं सपनों के पालनों पर झूला करता था। प्रभा से ना बोलकर मैं अपने को कितना प्रसन्न अनुभव करता था, जैसे मेरे मार्ग का कांटा खुद ही हट गया हो और प्रारब्ध ने महान बनाने का रास्ता खुद ही मेरे सामने खोल दिया हो। अब बस महान बन जाने में कितनी देर ही कितनी रह गई है। कितनी बेवकूफ़ी और मूर्खता की बातें थीं वे सभी, कितनी काल्पनिक और निराधार। और मैं था कि अपनी वास्तविकता को भूलकर उन्हें ही सच समझा करता था। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि प्रारंभ में किस प्रकार समर जो है बहुत सारी बातें सोचता था, आदर्शवाद सोचता था कि मैं आदर्शवाद के रास्ते पर चलूँगा, ऐसा हो जाएगा, मैं बहुत महान व्यक्तित्व बनूंगा। लेकिन अब उसको अनुभव हो रहा है कि वो जो सोचता था सब काल्पनिक थी, फालतू थी। आर्थिक स्थिति जो वर्तमान परिदृश्य है, वर्तमान जो है उस प्राचीन की तरह नहीं है। वर्तमान में बहुत कुछ संघर्ष करना है और वर्तमान की आवश्यकताओं को देख करके ही हम भविष्य को बना पाएंगे। क्योंकि उन महापुरुषों की युगीन समस्या अलग थी और आज के युग की समस्या अलग है। ऐसा अब उसको समझ में आ गया है, इसलिए बोलता है वे सब बातें काल्पनिक और निराधार थी। मैं तो अपनी वास्तविकता को भूलकर उनको ही सच समझा करता था। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।